गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है। ओके ओके ओके, तो बैठ जाइए आप लोग। थैंक यू सर। तो देखिए बच्चों, कल मैंने आप लोगों को विद्युत का परिचय कराया था, विद्युत से परिचय कराया था कि विद्युत को हम कैसे, कहां से आती है बिजली, बिजली कहां से आती है हमारे घरों में, और विद्युत क्या है इसका मैंने थोड़ा सा आपको परिचय कल बताया था। तो बच्चों, आज मैं इस विद्युत के चैप्टर में क्या क्या आपको हम पढ़ाएंगे, इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आप लोग पहले इसे ध्यान से देखिए कि इस विद्युत के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे आवेश, यानी चार्ज। क्या है? तो चार्ज को जानने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए कि आवेश क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना केमिस्ट्री को आप जाने चार्ज को आप नहीं समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में हम आपको एटम के बारे में बताएंगे कि एटम क्या चीज है, और फिर उसके बाद हम चार्ज की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, एटम क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इसको विस्तार से समझिए। हम जानते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एटम से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना है? एटम से मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है ना? तो ये परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु बहुत छोटे छोटे, अगर हम पदार्थ को क्या करें, पीसते चले जाएं, पीसते चले जाएं, महीन करते चले जाएं, तो अंत में यह बहुत छोटे 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 कणों में विभाजित हो जाता है। तो जब यह छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो वह सबसे छोटा कण एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है ना? अब उस एटम को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, यानी हमारी आंखें जो है उस एटम को नहीं देख पाती हैं। एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है ना, कि अगर हम यहां पर एक नोक बना दें, तो एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसमें करोड़ों एटम आएंगे, इस बिंदु में करोड़ों एटम आएंगे, इतना एटम छोटा है। और यह कितना छोटा है, हम आपको इस प्रकार से बताना चाहते हैं। आप कल्पना करें कि एटम कितना छोटा है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत उत्कृष्ट बात बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप समझिए और अपने मन में अनुमान लगाइए कि एटम कितना छोटा होगा। आप ज्यादा कुछ न करिए, 12 ग्राम कार्बन, क्या ले लें? 12 ग्राम कार्बन हम तौल करके ले लें। ठीक है? कितना तौल के ले लें? सिर्फ 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन अगर हम तौल करके ले लें, खूब ध्यान से समझिए, मन लगा करके, मतलब माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके समझिए, तब समझ में आएगा। कितना ग्राम कार्बन ले?
12 ग्राम, है ना। और इस 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 6.22 गुणित 10 की घात 23। कितनी होती है? 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। कितनी होती है? 6.22 गुणित 10 की घात 23। इतने परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? इतने एटम होते हैं। कितने ग्राम में? कितने ग्राम कार्बन में? केवल 12 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु होते हैं। कार्बन के इतने परमाणु होते हैं, है ना। तो आप जो सोच रहे हैं, मैंने जो यहां पर व्हाइट बोर्ड में एक संख्या लिखी है, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 10 की घात कितनी है? 23 है ना। यानी ये संख्या लिखेंगे और इसके आगे न एक लिख करके 23 शून्य लगा करके तब मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो संख्या प्राप्त होगी। तो यानी ये बहुत बड़ी संख्या है ना। और ये संख्या कहां पाई जाती है? केवल और केवल 12 ग्राम कार्बन में। कहां पाई जाती है? 12 ग्राम कार्बन में। केवल 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम पाए जाते हैं। अब आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी संख्या है, विशाल संख्या है। ओके, इस संख्या को याद कर लीजिएगा। 6.22 गुणित 10 की घात 23 एटम। और कितने ग्राम कार्बन में? केवल 12 ग्राम कार्बन, है ना। अब हम आपको इस संख्या की महिमा का वर्णन करते हैं। ये जो संख्या मैंने यहां पर लिखी है, इस संख्या की महिमा का वर्णन हम कर रहे हैं। ये कितनी विशाल संख्या है, कितनी विशाल संख्या है, शायद आपने कभी इसका अनुमान नहीं लगाया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, मैं इस संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 6.22 गुणित 10 की घाते 23 रुपया, क्या हो? रुपया हो। क्या हो? इस संख्या के बजाय जितनी ये संख्या है, इतनी संख्या के बराबर किसी व्यक्ति के पास क्या हो? रुपया हो। क्या हो? रुपया हो, है ना। परमाणु के बजाय, है ना, हम क्या लेते हैं? रुपया ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपीज है ना। तो जानते हो कितना बड़ा आदमी होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी कितना बड़ा है, यानी उसके पास कितना धन है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके पास कितना धन है। यदि मान लीजिए उस व्यक्ति के पास जब इतने रुपए हैं और वह व्यक्ति प्रति सेकेंड, है ना, कितना? 10 लाख, है ना, रुपया रुपया 10 लाख प्रति सेकेंड, रुपया 10 लाख प्रति सेकेंड के हिसाब से कितना हिसाब से? 10 लाख रुपया प्रति सेकेंड के हिसाब से दान करे। क्या करे? दान करे। एक सेकंड में वह, कोई भी आवे, एक सेकंड में वह 10 लाख रुपया देता जाए। हर सेकंड में 10 लाख रुपया वो दे रहा है। कितना दे रहा है? हर सेकंड कितना दे रहा है? 10 लाख रुपया। चाहे जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास, है ना, सबको ऐसे फेंकता चला जा रहा है, गड्डियों को फेंकता चला जा रहा है। और एक सेकंड में कितना फेंक रहा है? वह 10 लाख रुपया फेंकता चला जा रहा है ना। एक कल्पना करते हैं हम कि वो हर सेकंड 10 लाख रुपया खर्च कर रहा है, या 10 लाख रुपया याचकों को देता जा रहा है ना।
तो जानते हो उसको अपना पूरा पैसा लौटाने में, खर्च करने में कितना समय लग जाएगा? आपको अनुमान है कुछ? हाँ? किसी को कोई अनुमान? अगर कुछ अनुमान लगा सको तो हमको आप लोग बताओ, है ना? कितना रुपया खर्चा करें? 10 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से वो खर्च करे या दान दे या लुटाए, है ना? तो किसी को जरा सा ये अनुमान नहीं होगा, है ना, कि उसका धन कितना चलेगा। आपको बता दें, उसका पैसा, है ना, उसका पैसा, है ना, एकदम एग्जैक्ट गणना करने पर उसका पैसा लगभग 19 अरब से 20 अरब वर्ष, 19 अरब से 20 अरब वर्ष, 19 अरब कितना? 19 अरब वर्ष। 1 अरब में कितने साल होते हैं? 100 साल। 1 अरब वर्ष, 1 अरब वर्ष बराबर क्या होता है? 100 वर्ष के। और 19 अरब वर्ष माने कितना होगा? हाँ हाँ, 1900, है ना, करोड़ वर्ष। कितना? 1900 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष। आश्चर्य हो रहा होगा ना ये संख्या सुन करके। यानी अगर वो 10 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से खर्च कर रहा है तो उसका जो यह पैसा है लगभग 19 अरब वर्ष या 1900 करोड़ वर्ष चलेगा, है ना? बोलो। और यानी कहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं कि यह क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या है ना? ये संख्या जो मैंने लिखी है ये क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या है। क्यों जी? बातें समझ लीजिए स्पष्ट एकदम। ये जो संख्या लिखी गई है यह संख्या क्या है? बहुत बड़ी संख्या है। और यह संख्या कहां पाई जाती है? केवल 12 ग्राम कार्बन में। 12 ग्राम कार्बन क्या होता है? अरे भाई चुटकी भर ले लीजिए कार्बन, है नहीं, थोड़ी सी चुटकी भर ले लीजिए तो 12 ग्राम से ज्यादा ही हो जाएगा, है ना? इतना ग्राम कार्बन में परमाणुओं की इतनी बड़ी संख्या होती है ना? कितनी बड़ी संख्या होती है? इतनी बड़ी संख्या होती है। और इस संख्या की महिमा का वर्णन मैंने आपको यहां पर बताया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु कितना छोटा होता है। अब आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि परमाणु कितना छोटा होता है, यानी परमाणु बहुत छोटा होता है ना? तो ये है परमाणु की केमिस्ट्री। ओके, आप लोगों ने अभी एटम कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, कितना सूक्ष्म होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और आशा रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे कि एटम बहुत ही छोटा होता है ना? क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो अब जब एटम इतना छोटा होता है तो वैज्ञानिकों ने एटम को भी तोड़ करके देखने का प्रयास किया। किसको तोड़ा? एटम को तोड़ करके एटम के अंदर क्या है, परमाणु के अंदर क्या है, उसको भी देखने का प्रयास किया। अब परमाणु इतना छोटा है तो बताइए परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं वे कितने छोटे होंगे? आप अंदाजा लगाइए, है ना? अगर परमाणु इतना छोटा है तो परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो कितना छोटा होगा, है ना? तो चूंकि परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो तो पर निश्चित है क्या है कि परमाणु से छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे? परमाणु से निश्चित रूप से छोटे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि परमाणु से, क्योंकि परमाणु के अंदर वे कण हैं इसलिए वे परमाणु से बहुत छोटे होंगे। और परमाणु के अंदर मुख्यतया 3 प्रकार के
कण पाए जाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम ये बता रहे थे कि एटम के अंदर क्या है ना, परमाणु के अंदर क्या है। तो परमाणु के अंदर 3 प्रकार के मुख्य कण पाए जाते हैं। वो कौन कौन है? पहला है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा कण क्या है? प्रोटॉन। और तीसरा कण क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 प्रकार के मौलिक कण परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रयोगों से ये स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर क्या पाया जाता है? धन आवेश। धन आवेश। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है ना। ये प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि जब इन कणों को अलग किया गया, इलेक्ट्रॉन को अलग किया गया, प्रोटॉन को अलग किया गया और इनके आवेश का अध्ययन किया गया, तो इन कणों पर क्रमशः ऋण आवेश और धन आवेश पाया गया, है ना। तो यहीं से शुरू होती है आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना कि पदार्थ पर आवेश कहां से आता है। तो पदार्थ पर आवेश कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है, पदार्थ में ही है आवेश। आवेश कहां है? पदार्थ के अंदर ही है, परमाणु के अंदर ही है आवेश। बस हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हमको आवेश के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। वो कैसे? चलिए देखिए। तो परमाणु के अंदर ये जो न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है? अनावेशित कण है। अनावेशित कण है। कैसा कण है? अनावेशित कण है। अनावेशित कण है ना। इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो 2 कण ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिन पर क्रमशः धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये परमाणु है। क्या है? ये परमाणु है ना। क्या है? परमाणु है, एटम है, एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है ना। तो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर है, माने परमाणु के नाभिक के अंदर ये दोनों कण विद्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां है? नाभिक से दूर है, नाभिक के अंदर नहीं है, नाभिक से क्या है? दूर है ना। और नाभिक के दूर ये विभिन्न कक्षाओं में, यहां पर मान लो ऐसे है, ऐसे है ना, ये ऐसे घूम रहे हैं, है ना। विभिन्न कक्षाओं में, परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाएं हैं, भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, है ना। तो अब आती है बात कि जैसे ये एटम है। क्या है? एटम है। अब जो टोटल जो एटम होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन। क्या होता है? उदासीन, यानी अनावेशित होता है। एटम क्या होता है? अनावेशित। पूरा एटम जो होता है वह अनावेशित होता है, यानी पूरा एटम पर जो नेट चार्ज होता है
वो शून्य होता है पूरे एटम पर। ठीक, क्या होता है? शून्य होता है, यानी पूरा जो एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर आवेश बिल्कुल होता ही नहीं है, उसका प्रभावी आवेश नेट आवेश उस पर जीरो होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर एक एटम में, प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश पाया जाता है। समझिए इस थ्योरी को। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश है और प्रोटॉन पर उतना ही क्या है? धन आवेश है ना? यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश है? इतना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना। और प्रोटॉन पर कितना धनावेश है? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋणावेश है और प्रोटॉन पर उतना ही क्या होता है? धनावेश पाया जाता है। परिमाण प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन परिमाण क्या होते हैं? संख्यात्मक मान दोनों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? इस कंसेप्ट को समझिए। सबसे यही चीज समझने योग्य है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश है ना, प्रोटॉनों के कुल धनावेश के हमेशा बराबर रहता है। और यही कारण है कि धन आवेश और ऋण आवेश परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और पूरा परमाणु पर नेट आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे मान लो, क्या मान लेते हैं हम कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? किसी परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो कोई हमारे पास परमाणु है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ठीक उतनी संख्या के बराबर क्या होंगे? उसमें प्रोटॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन भी होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन कितने होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे, है ना? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक उतनी संख्या में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब अगर हम ये कह दें कि 6 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना होगा, कुल चार्ज कितना होगा, तो हो जाएगा 6 गुणते -1.6 गुणित 10⁻⁻19, है ना? कूलम। तो 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस चिन्ह अगर यहां पर पहले चलाए तो हो जाएगा कितना भैया? -9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम, है ना? ध्यान देना, 6 इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश हो गया वो इतना हो गया। अब हम यहां पर बताना चाहते हैं कि 6 प्रोटॉनों का आवेश कितना होगा। तो 6 प्रोटॉनों का आवेश होगा 6 गुणित 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान देना, है ना? मान लिया हमने क्या कि किसी एटम में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है ना? तो 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा -9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। और 6 प्रोटॉनों का आवेश कितना होगा? 6 प्रोटॉनों का आवेश होगा 9.6 गुणित 10⁻⁻19। अब हम इन दोनों आवेशों को जोड़ते हैं, यानी नेट आवेश निकालते हैं। परमाणु पर नेट आवेश कितना है? नेट आवेश। तो नेट आवेश अगर हमको निकालना है कि परमाणु पर नेट आवेश कितना है, टोटल आवेश कितना है ना? तो हमको इन दोनों संख्याओं को, दोनों आवेशों को जोड़ देना होगा, है ना? इन दोनों आवेशों को हम जोड़ रहे हैं, -9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम और प्लस 9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों संख्याएं क्या है? बराबर हैं और परिमाण में विपरीत है, प्रकृति में विपरीत है। एक का चिन्ह ऋण है और दूसरे का क्या है? धन है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर?
शून्य आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। और यही कारण है कि परमाणु पर जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है ना। बोलो, परमाणु पर नेट आवेश कितना होता है? जीरो। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। जैसे मैंने ये उदाहरण लिया है कार्बन का। किसका लिया है? कार्बन का, कि कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है ना। तो कार्बन के परमाणु पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। यानी आवेश है ना, आवेश है, उसके अंदर आवेश है, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे रहे हैं? निरस्त कर दे रहे हैं। जिससे जो परिणामी आवेश है वो शून्य बना रहता है ना। चाहे कार्बन का एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे नाइट्रोजन का एटम हो, चाहे जिस पदार्थ का एटम हो, हर एटम पर हमेशा नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। ओके, हाँ, बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से, है ना। अब यहीं से हमारे मन में एक ख्याल आता है कि जैसे कभी कभी आप लोग कहते हो कि मोबाइल चार्ज करना है, बैटरी चार्ज करना है ना। तो पहले जब हम लोग छोटे थे तो ये नहीं समझ पाते थे कि चार्ज करना क्या है। बस हाँ, इतना समझते थे कि प्लग लगा करके उस बैटरी से जोड़ दिया गया जो है, बस बैटरी क्या कर रही है? उसको चार्ज कर रही है। लेकिन ये चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है कि नहीं? अब जब उसके अंदर चार्ज पहले से है तो चार्ज क्या करना है ना। तो चार्ज करने का मतलब ये होता है कि हम पदार्थ में से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, और प्रोटॉन है, उनकी संख्या को बराबर न होने दें। ऐसा कुछ कर दें हम, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई तकनीक, ऐसी कोई विधि अपना लें हम कि हम क्या कर दें कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर न हो, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए और या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा? तब परमाणु पर नेट आवेश जो है शून्य नहीं होगा, है ना। ऐसे समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए, आप सोचें कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो जब हम दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो नेट आवेश क्या होगा? माइनस में आएगा, निगेटिव होगा। जैसे मान लो हमें कह दें कि -9 और +6, अगर ये दोनों को हम जोड़ें तो -3 होगा, नहीं होगा। यानी अगर हम ऐसा उपाय कर दें, ऐसा उपाय हम कोई ऐसी तकनीक लगा दें, है ना, क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। ओके, हम किसी भी विधि द्वारा इस प्रकार से ऐसा कार्य कर दें कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर न रहे। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्यादा कर दें और या तो प्रोटॉन की संख्या को ज्यादा कर दें, यानी दोनों को बराबर न रहने पाए, है ना। तब क्या होगा? तब ऐसे में उस परमाणु, जिस परमाणु की अभी हम चर्चा कर रहे थे, उस परमाणु में जो नेट चार्ज होगा वो शून्य नहीं होगा, अर्थात तब परमाणु उदासीन नहीं होगा, है ना। समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तब आवेश शून्य नहीं होगा, परमाणु पर आवेश शून्य नहीं होगा, यानी नेट आवेश शून्य नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि ऋणावेश ज्यादा हो जाए और धनावेश कम रहे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहे, प्रोटॉन की संख्या कम रहे, तो ऐसे में क्या होगा? जो नेट आवेश होगा वो क्या होगा? ऋण होगा। ओके, अगर मान लो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 9 हो जाए तो इस पर आवेश 9 हो जाएगा, 9 इकाई हो जाएगा ना। और इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो 6 हो जाए, ठीक उसका विपरीत कर दे, ठीक उसका विपरीत कर दे, ठीक है। क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या 9 कर दिया, प्रोटॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने कर दिया? 6 कर दिया। तो प्रोटॉन पर चूंकि धनावेश होता है तो इस पे 9 इकाई का धनावेश आ जाएगा प्रोटॉन पर, प्रोटॉनों पर कुल आवेश,
और इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना होगा, -6 इकाई होगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तब क्या आएगा, +3 आएगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हम प्रोटॉन की संख्या अधिक हो रही है परमाणु के अंदर और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, तो जो नेट चार्ज आ रहा है वो प्लस आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, प्लस संख्या आ रही है ना, आपने देखा ना अभी, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना, तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आएगा। क्या आएगा, ऋण आवेश। ओके। और अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तब क्या आएगा, उस पर धन आवेश आएगा, है ना। बोलिए, तो जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसी का प्रभाव भी ज्यादा होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रोटॉन का प्रभाव ज्यादा रहेगा, यानी धनावेश का प्रभाव ज्यादा रहेगा और धनावेश आएगा। तो बस यहीं से, है ना, आवेश की संकल्पना शुरू होती है और हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु के अंदर क्या कर देते हैं, बराबर नहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग आवेश की जो मूल संकल्पना है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसके बाद कुछ ढेर सारी चीजें हैं अभी बताने के लिए, जिनको मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। और तब तक के लिए आप लोग जो आवेश की संकल्पना है, आवेश कैसे आता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से घर जा करके रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को कई बार देखें, और बार बार देखने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आवेश क्या चीज है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विश्राम का समय हो चुका है, अब आप लोग जाकर के अपने अपने कक्ष में स्टडी कीजिए और फिर हम अगले दिन फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।